नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए रियल पेपर साबित होने वाला है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। विद्यार्थियों, इस पेपर में से आपके एग्जाम में सीधे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और पूरा पेपर में उत्तर सहित लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और अभी तक आपने आपके अपने चैनल उदय एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पेपर समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी के आसपास प्राचीन काल में कौन सा विशाल राज्य स्थापित हुआ। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा और इसके आसपास की जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ब, मगध साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, जिस यज्ञ में शक्तिशाली राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता है वह कहलाता है। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अश्वमेध यज्ञ है वो कहलाता था। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। आपको पता हो, रामायण में बताया गया था राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी अपना एक घोड़ा छोड़ा था और जिनको कोई पकड़ लेता है तो वो राजा से युद्ध करता है, तो वो होता है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 2 अक्टूबर 1946। तो विद्यार्थियों, भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अगर प्रश्न ऐसा आता कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ, तो आप यहाँ पे बता दें 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है, यानी गांव के किसान का जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है? तहसीलदार, जिलाधिकारी, पटवारी या सरपंच। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? पटवारी रखता है। तो ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा तथा पांचवा बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको बताना है कि सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा और दूरी के अनुसार तो तीसरा है, जबकि आकार में देखा जाए तो वो पांचवा बड़ा ग्रह है, वो कौन सा है? तो विद्यार्थियों, वो है पृथ्वी। ठीक है ना, यहाँ पे देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून, इस तरह से ये आपके 8 ग्रह हैं। तो इनमें से जो तीसरे नंबर पे कौन सा है? ये पृथ्वी है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में स्थित है हिमालय, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो विद्यार्थियों, भारत के पश्चिम में है वो अरब सागर स्थित है। कौन सा है? अरब सागर है। दक्षिण में हिंद सागर है। ठीक है ना, ध्यान रखना, दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है। और पूर्व में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है, ये भी आप ध्यान रखना। और उत्तर में क्या है? हिमालय है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, हमारा देश कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का जो निर्माण है वो गुजरात में किया गया है। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। और यही से नर्मदा नहर निकलती है, आपको पता हो तो। ठीक है ना, नर्मदा नहर राजस्थान में भी आती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक भाग कौन सा है, यानी बड़े आकार का। विस्तृत का मतलब होता है बड़े आकार का, तो वो कौन सा है? थार मरुस्थल है। ठीक है ना, कौन सा है? थार मरुस्थल। और ये राजस्थान के लगभग 61% क्षेत्र पर फैला है, यानी 60-61% क्षेत्र पर फैला है अकेला थार मरुस्थल। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो जवाहरलाल नेहरू। कौन है विद्यार्थियों? जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से ये आपके 10 अवसर के प्रश्न हैं। इनमें से आपके एग्जाम में सीधे ही प्रश्न आएंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे प्रश्न बताए हैं, बिल्कुल ऐसे कैसे प्रश्न पत्र में आपके पेपर में आने वाले हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो राजस्थान में अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र, इस तरह से 3 भागों में इसको बांटा गया है। फिर उसके बाद में अगला है कि खरीफ की फसल
खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो यहाँ पे आपको वर्षा लिखना है। अगर रबी की फसल आता, सॉरी यहाँ पे अगर रबी की फसल आता तो शीत ऋतु में, ठीक है। अगर जायद की फसल आता तो आप ग्रीष्म ऋतु में बताते। फिर उसके बाद में अगला है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र है ना, इसको पृथ्वी का क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह। तो इसमें आपको जुड़वा लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी है उसी तरह का, उसी आकार का लगभग ये शुक्र भी है, तो इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी, 3500 साल पहले हुई थी। पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होती है, तो यहाँ पे जिला परिषद आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य को छांटना है। तो इसमें देखिए, लद्दाख एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लद्दाख है वो पहाड़ी क्षेत्र है और बर्फ से घिरा हुआ है, समुद्र से नहीं है, ठीक है ना, तो ये असत्य है। दूसरा देखिए, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, तो ये भी सही बात है, क्योंकि तलिया होता है, तल होता है, वो बिल्कुल समान होता है, ऊपर पानी अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप बताओगे। फिर उसके बाद में अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक वास्तविक रेखा है। गलत। पृथ्वी अपने चारों ओर नहीं घूमती है, अपने अक्ष के चारों ओर नहीं घूमती है, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसके, सूर्य के चारों ओर घूमती है, और ये वास्तविक रेखा नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर ढोलक बजाते हुए दिखाया गया है, ये गलत है। महाजनपदों के राजा लोगों से नियमित रूप से कर वसूलते थे, ये सही बात है। तो इस तरह से आपको ये बताना है। फिर उसके बाद में अगला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए, पहला, गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है। तो गणगौर के अवसर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है विद्यार्थियों, शिव और पार्वती की जाती है। फिर उसके बाद में अगला है कि राजस्थान राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित है। आप देखोगे भारत का मैप, ठीक है, तो राजस्थान कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये कौन सा भाग है, ये उत्तर है और ये पश्चिम भाग है, तो ये इनके बीच में है, इसीलिए इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित है। कहाँ पर है राजस्थान, उत्तर पश्चिम में है। फिर उसके बाद में अगला है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जिसमें तारा है, चंद्रमा है, और कई सारे देखो उल्का पिंड घूमते रहते हैं, ये सारे के सारे क्या है, खगोलीय पिंड है, ठीक है ना, जो रात के समय अपन को दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। ये राजस्थान अध्ययन जो बुक है उससे लिया गया है। तो चंबल की प्रमुख 4 नदियां हैं, सहायक, बनास, बेडस, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है कि मगध के किन्हीं 2 शक्तिशाली शासकों के नाम बताइए। तो एक बताओगे आप बिंबिसार और दूसरा बताओगे अजातशत्रु, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 6वां प्रश्न है, भारत में विविधता का एक उदाहरण दीजिए। तो भारत के लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन फिर भी वे एक रहते हैं, एकजुट रहते हैं, यही है विविधता। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताना है। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर हाथों से लिखी जाती है। आपको ध्यान रखना है, पांडुलिपियां हैं वो प्राय ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर हाथों से लिखी जाती हैं, और इससे नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। भाई, हाथ से लिखी हुई वस्तु होती है, उनके नष्ट होने की संभावना आपको पता है ज़्यादा होती है। तो पांडुलिपियों की भी नष्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जबकि अभिलेख है वो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्पन्न किए जाते हैं। जिन्हें अभिलेख होते हैं वो धातु के ऊपर या फिर पत्थर जैसी जो कठोर चीज़ होती है ना, उनके ऊपर लिखे जाते हैं। इनके नष्ट होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि कठोर चीज़ के ऊपर लिखी हुई है तो वो नष्ट जल्दी नहीं होती है। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, राजस्थान के विभिन्न अंचलों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं मांड, मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, हाड़ौती, वागड़, मेवात, शेखावाटी, कांठल, मालवा, मेरवाड़ा आदि लिख सकते हैं। लू किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। अब लू का सीजन आने वाला है तो आपको तो पता होगा लू किसे कहते हैं। तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। मेरा राजस्थान में जो आंधी चलती है ना, उसको लू कहा जाता है गर्मी के दिनों में। फिर उसके बाद में अगला है कि ताम्रपत्र किसे कहते हैं, इनमें क्या जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्रों
पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। ताम्रपत्रों से हमें शासक, उनका काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि का प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार का पता लगता है, क्योंकि राजा उस समय पे क्या करते थे क्या नहीं करते वो सारी जानकारी अपन को इनसे मिल जाती थी। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचार कैसे परिवर्तन हुए वो आपको बताना है। ये प्रश्न बड़ा है तो इसका उत्तर हमने नहीं लिखा है। फिर इसके बाद 12वां प्रश्न है, सिकंदर के बारे में आप क्या जानते हैं, मगध से उनके संबंध के बारे में बताइए। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फर्क है वो आपको बताना है। 14वां प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं का वर्णन करना है। राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख ऋतुएं हैं। और 15वां प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र पर इन स्थानों को अंकित करना है। दूदू, कोटपुतली, बेहरोड और खेरतल, इनको आपको भरना है। इसकी जगह पर दूसरे भी आ सकते हैं विद्यार्थियों, जरूरी नहीं है कि राजस्थान के मैप में यही आए, बाकी सारे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों ये था सामाजिक विज्ञान का पेपर। आपको जरूर थोड़ा सा भारी लगा होगा क्योंकि हमने इसका लेवल है थोड़ा सा उच्च रखा है, ताकि आपके जो सर हैं जो पेपर बनाते हैं वो इनमें से प्रश्न दें और इनमें से आने की ज़्यादा संभावना रहती है। जो आपको टफ लगता है, भारी लगता है, उन्हीं में से आने की संभावना रहती है। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों नीचे देखो सब्सक्राइब करें या फिर सदस्यता ले जो दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप उसके ऊपर हाथ टच करोगे, क्लिक करोगे तो वहाँ पर वो एकदम कि सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक घंटी भी दे रखी है, उसको ऑल के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। किसके ऊपर? ऑल के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना आपके फ़ोन में सीधे आ जाएगी कि उदय एजुकेशन ने नया वीडियो डाला, वो वीडियो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास में फ़ोन सूचना मिलेगा, भेजेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो विद्यार्थियों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।